छात्रों, इसके पहले हमने संधि और संधि के जो भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसमें से पहली यानी कि स्वर संधि किसे कहते हैं, इसको समझने का हमने प्रयास किया है। यानी कि दो स्वरों के मिलाप से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। अब व्यंजन संधि किसे कहेंगे हम, जब एक स्वर दूसरे व्यंजन से, एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से, या एक व्यंजन दूसरे स्वर से जिनका मिलाप हो जाता है उन्हें व्यंजन संधि कहा जाता है। यानी कि जिसमें या जिस संधि में एक स्वर और एक व्यंजन का मिलाप होता है, या एक स्वर दूसरे व्यंजन या एक व्यंजन दूसरा स्वर इस प्रकार से मिलाप हो जाता है, मेल हो जाता है, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, समझो हमने कहा पहले, अगर हम देखेंगे स्वर धन व्यंजन, इसके मिलाप से जिनमें परिवर्तन या जो शब्द बनता है, जो विकार होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो स्वर समझो अभी, अभी ई उच्चारण होता है, ई यानी कि ये इसका स्वर है, अगर ये रस्व लिखा जाए तो अभी, और इसके बाद अभिनव, नव, ये अभिनव, यानी कि ये क्या है, स्वर है। अभी ई, ये स्वर, इसका उच्चारण ई हो गया, ई स्वर, और ये व्यंजन, दोनों के मिलाप से जो विकार हो गया, यानी कि अभिमान, ये अभिनव, अभिनव ये शब्द का निर्माण हो गया, यह है व्यंजन संधि, इसे कहते हैं हम व्यंजन संधि। अब दूसरी बात कौन सी कही हमने, समझो पहले व्यंजन है, उसके बाद अगर स्वर वर्ण आता है, अब इसका उदाहरण देखेंगे हम, क्या है, दिख, धन, अंबर, इसका शब्द निर्माण होगा दिगंबर। यानी कि यहां पर क्या हो गया, यह व्यंजन, जिन शब्दों, जिन वर्णों के नीचे जो हलांत वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और यह है अंबर, यानी कि यह आ गया स्वर, यानी कि यह व्यंजन, यह स्वर, ये दोनों के विकार से यहां पर जो संधि बनी है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहां समझ में आ गया, स्वर, व्यंजन, ये व्यंजन, ये स्वर, और उसी के साथ साथ व्यंजन, धन व्यंजन, इनसे विकार से जो शब्द होता है, या शब्दों में जो परिवर्तन होता है, जो संधि विच्छेद होता है, वो कौन सा शब्द, ये देखेंगे हम, सत धन जन, यानी कि यहां पर शब्द निर्माण होगा सज्जन। यानी कि आप क्या हो गया, ये तो ये भी व्यंजन है, और ये ज ये भी व्यंजन है, जिससे ये विच्छेद होता है या परिवर्तन होता है, शब्द वर्णों में विकार होता है, जो शब्द निर्माण होता है, किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का। समझ में आ गया, संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन का मेल जिससे विकार हो, ये व्यंजन और स्वर का मेल जिससे विकार हो, और यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन दोनों के मेल से जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि के बारे में इससे आगे विस्तार से हम समझेंगे कि उसका विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है, हम किस प्रकार से उस संधि को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे वर्ण है, वर्ण कौन से है, स्वर और वर्ण, स्वर 11 है, वर्ण 33 है, उसमें से अलग संयुक्त 4 वर्ण। अब
व्यंजन स्वर आपको मालूम है, यहाँ पर हम व्यंजन देखेंगे। समझो, क, ख, ग, घ और ये ज्ञ, च, छ, छ, क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ और य, ज्ञ। इस प्रकार से ये ट, ठ, ड, ढ और ज्ञ, त, थ, द, ध, न, ये प, फ, ब, प, फ, ब, भ और म। उसके बाद य, र, ल, व, स, श, श और ह। ये हमें यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि व्यंजन संधि समझने के लिए हमें इन बातों को, इस वर्ण को समझना आवश्यक है। अब उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है ये हम समझेंगे। यहाँ पर जो शब्द, पहले आप समझ लो कि किस प्रकार से किन वर्णों में किस कारण परिवर्तन होता है। हमने देखा यहाँ पर ये वर्ण लिखे हैं, ये व्यंजन है। इसमें से हमें जब जैसे जैसे हम उदाहरण देखेंगे तब समझ में जाएंगे कि ये तीसरे का पहले में परिवर्तन होता है। अगर शब्द में कोई ग आ गया तो उसका परिवर्तन क में होता है, ज का च में होता है, ड का ट में होता है, द का त में होता है, ब का प में होता है, ल का, यानी कि ये जो है ये आघोष और सघोष। इसी प्रकार से ये ऊष्म वर्ण और आघोष और सघोष किसे कहते हैं ये हम समझ लेंगे। उसके बाद हमारे समझ में आ जाएगा कि संधि विच्छेद करते समय इन वर्णों का, व्यंजनों का किस प्रकार से परिवर्तन उनमें होता है और किस प्रकार से उनका प्रयोग होता है। अब जैसे हम एक एक उदाहरण देखेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर व्यंजन क्यों लिखे गए। उसके पहले मालूम होना चाहिए कि सघोष और अघोष वर्ण या व्यंजन कौन से होते हैं। समझ, सघोष किसे कहते हैं, जो हमारा स्वर यंत्र होता है उसमें से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। सघोष यानी कि घर्षण के साथ स्वर यंत्र से जो वर्ण हम जिनका उच्चारण करते हैं उन्हें हम सघोष कहते हैं। और अघोष जिनका स्वर यंत्र से कोई घर्षण नहीं होता, वो अपने निकल जाते हैं, जिनका घर्षण नहीं होता, ऐसे वर्णों को हम अघोष कहते हैं। अब सघोष वर्ण कौन से है फिर समझो, यह जो है ये सब सघोष वर्ण है, बाकी बचे हुए अघोष वर्ण। अब ये क्यों समझाया ये आपको हम बता देंगे, क्योंकि किस प्रकार से किसका परिवर्तन तीसरे का पहले में कब होगा और पांचवें का पहले में कब होगा, इसके लिए आपको बता दिया गया है। अब यहाँ पर जो वर्ण लिखे हैं ये सघोष और ये अघोष, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसका परिवर्तन किस प्रकार से हमें करना होगा ये हम एक एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो समझो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, अगर सघोष शब्द आता है तो उसका परिवर्तन इस तीसरे में होता है। और नासिक यानी कि ये नासिका से, अपनी नासिका से जिन शब्दों का उच्चारण होता है ज्ञ, ज्ञ, न, म, ज्यादा से इन दो शब्दों का ही या वर्णों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसको कैसे समझेंगे हम, कब तीसरे में परिवर्तन तीसरे का पहले में होगा और कब पांचवें का पहले में होगा। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके आधार पर आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से यह हो सकता है। अब हमने यहाँ पर लिखा है शब्द वाक, धन, ईश, ये हलांत वाले जितने सारे वर्ण है उसे याद रखो, व्यंजन वाक, अधिक, अधन, ईश। अब यहाँ पर हमने कहा है कि क्या हो जाएगा, ये क यहाँ पर आ गया, देखो क, ये क। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने विच्छेद करके रखा है,
उसके बाद हम शब्द बना रहे, और शब्द के बाद जब विच्छेद करेंगे तब हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, जिसका उच्चारण ग होता है, हमने कहा है कि उसका परिवर्तन क में होगा। यहाँ पर पहले ही क में परिवर्तन करके रखा हुआ है, क्योंकि हमने विच्छेद किया हुआ है, हमें विच्छेद करना नहीं। अगर हम शब्द लिखेंगे तो इसका शब्द क्या हो सकता है, वागेश। क्यों? क्योंकि ये जो क है इसका ग में आपको विच्छेद किया गया है, इसीलिए आप जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ग का परिवर्तन क में होगा, ज का च में होगा, ट का ठ में होगा, द का द त में होगा, प का ब का प में होगा। अगर ये सघोष के साथ आते हैं, यानी कि ये जो है अभी आपको जो व्यंजन बताए गए पूरे स्वर, जितने 11 स्वर है और ये बचे हुए व्यंजन, ये सब कैसे है, सघोष है। स्वर तो आप सबको मालूम है, जितने सारे स्वर होते हैं वह सघोष होते हैं। उसी के साथ साथ बाकी बचे हुए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये जो है सघोष होता है। ये यहाँ पर ये र ल व ह ये भी सघोष वर्ण है, याद रखना है। ये वर्ण जब भी आएंगे तब इनका परिवर्तन तीसरे का पहले में होगा। यहाँ पर विच्छेद किया है, क का ग में परिवर्तन होता है, इसलिए ये वाक धन ईश का वागेश हो गया। अब यहाँ वाक धनमय दिया गया है। अब इसीलिए ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जब हमने क था, ये ग हो गया, और ये क ये म है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यही समझना है। अब यहाँ पर जो है अनुनासिक यानी कि नासिका युक्त शब्द है ये म, तब इसका परिवर्तन किस में होगा, पांचवें में होगा। यानी कि इसका क्या होगा फिर, अब थोड़ा सा देख लीजिए, ये होगा यहाँ पर वांग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क है, इसका पांचवें में परिवर्तन होना है, ये अनुनासिक है, इसीलिए कहा गया सघोष के साथ आता है तो तीसरे में परिवर्तन होगा। अगर ये अघोष के साथ आता है तो पांचवें में परिवर्तन होगा, यानी कि अनुनासिक, नासिक, नासिका युक्त ये शब्द है य य य न म। जब भी ऐसे वर्ण यहाँ पर आएंगे तो इनका परिवर्तन किस में होगा, पांचवें में होगा। और जब भी ये सघोष शब्द आ जाते हैं, जैसे ये यहाँ पर आया, उसका क्या होगा, तीसरे में परिवर्तन होगा। यानी कि यहाँ पर क ही है यहाँ पर, लेकिन इसके बाद जो आया ये नासिका युक्त शब्द है, म न य ञ, ये जो है नासिका युक्त होते हैं, इसीलिए उनका परिवर्तन पांचवें में होगा। और क जो आया ये यहाँ पर क, उसके बाद ये म आया, नासिका युक्त है, इसलिए ये म, इसका परिवर्तन ज्ञ में हो गया। अब उसके बाद षट धन मुख, इसका क्या होगा, अभी आपको बता दिया ये ट, इसका किस में होगा, म आ गया, इसलिए ये किस में परिवर्तन होगा, ट का पांचवा न, यहाँ पर शब्द होगा षण्मुख। अब यहाँ पर सत, ये सभी हलांत वाले शब्द, हलांत वर्ण व्यंजनों को कहा जाता है, ये हलांत वाले शब्द सत धन आचार। अब देखिए यहाँ पर सत यानी कि सदाचार। अभी ये आपने ये समझ लिया। इसके बाद जहां पर भी त आएगा उसका परिवर्तन द में होगा, आपको पहले ही बता दिया है। ये क्या आ गया, द आ गया, ये त, इसका परिवर्तन द में हो गया। सत आचार यानी कि ये द में परिवर्तन सदाचार। उसके बाद विद्युत माला, यहाँ पर क्या है, तो है, त के बाद देखो यहाँ पर त है, और इस वर्ण के आगे आने वाला जो वर्ण है ये कैसा है, नासिका युक्त है, इसलिए इसका परिवर्तन किस में होगा, त का पांचवें में होगा, यानी कि न में होगा। यानी कि यहाँ पर शब्द बनेगा विद्युन्माला। तो निकल जाएगा, न आएगा, विद्युन्माला शब्द होगा। इसी प्रकार से आप इस वर्णों को
या व्यंजनों को याद रखिए जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये त है, इसके बाद नासिका युक्त है इसीलिए न का प्रयोग हो गया। यहाँ पर त है, यहाँ पर सघोष है इसलिए इसका उच्चारण द में परिवर्तन हो गया इस त का। यहाँ पर ट है और आने वाला अगला जो वर्ण है म नासिका युक्त है इसी का, इसलिए इसी न में इसका परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से हम ये व्याकरण का संधि विच्छेद, व्यंजन संधि का विच्छेद करते समय हमें समझने वाला ये पहला नियम है, इसे सबको याद रखना है। अब आप दूसरे नियम की ओर जाएंगे, या दूसरा किस प्रकार से हम संधि का विच्छेद करते हैं। अभी देखो, पहला तो हो गया, तीसरे का पहले में परिवर्तन होगा और पांचवें का पहले में कब होगा, जब अनुनासिक होगा तब पांचवें में होगा, और जब सघोष शब्दों का या वर्णों का उच्चारण होगा तो तीसरे में होगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पर कुछ शब्द ये लिखे गए। अब इसका एक नियम है, इसके सामने हमें क्या करना है, जितने सारे शब्द आएंगे, समझो यहां दिया गया है चो, टो, लो, नो, ठो, ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये जब भी ऐसे संयुक्त अक्षर यहाँ पर आएंगे, एक के साथ संयुक्त वर्ण होंगे, तब इनका परिवर्तन किस में होगा, तो इस शब्द में होगा। जब शब्द में, किसी भी शब्द में अगर इन वर्णों का प्रयोग होता है तो इन वर्णों की जगह इसका इस वर्ण का प्रयोग होगा, यानी कि यह इसमें से लुप्त हो जाएंगे। च में से आधा च निकल जाएगा, ये ट निकल जाएगा, ये ल निकल जाएगा, ये न निकल जाएगा, ये ठ, और इस शब्द में परिवर्तन किसका होगा, ये त का होगा। यानी कि ये यहाँ पर देखिए उच्चारण, ये आधा जो च है ये यहाँ से निकल गया, इसकी जगह त का प्रयोग हो गया। ये देखो यहाँ से आधा च निकल गया, उसी की जगह पर इस त का प्रयोग हुआ, जिससे शब्द बना उच्चारण, उत अधिक उच्चारण, यानी कि उच्चारण। समझने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, सिर्फ ऐसे इन वर्णों को याद रखिए जिसमें से आधा वर्ण है वो लुप्त हो जाएगा और उनका परिवर्तन त में हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है शब्द सज्जन, इसमें जो ज है आधा वर्ण है ये यहाँ से लुप्त हो गया, उसका परिवर्तन त में कर दिया, इसका हो गया सत धन जन। उसके बाद यहाँ पर उल्लेख है, ये दिया गया ल, ये आधा ल यहाँ से निकल जाएगा, लुप्त हो जाएगा, उसका त में परिवर्तन होगा। जो भी आधे वर्ण आए हुए हैं, अधूरे वर्ण है, उनका त में परिवर्तन होगा, और जिससे हम विच्छेद कर सकते उत धन ले, यानी कि उल्लेख। जितने कोई भी शब्द हो उनमें अगर आधा वर्ण आया हुआ है, न, ट, जो, या इस प्रकार से, तो उसका आधा जो वर्ण है वो लुप्त हो जाएगा, उसका त में परिवर्तन होगा, और उससे तत टीका यानी कि तट्टिका। यहाँ पर उत धन नत यानी कि उन्नत, ये इस संधि विच्छेद का दूसरा नियम है। अब इसके बारे कौन सा बताया गया आपको, यहाँ पर ये शब्द लिखे हैं, इसका त में परिवर्तन होगा। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ शब्द लिखे, जो भी बिंदी होती है, जो भी बिंदी है, बिंदी जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, संवाद, बिंदी का परिवर्तन म में हो जाएगा। ये एक बात याद रखना। जब किसी जिस शब्द में अंग बिंदी होगी, यानी कि बिंदी के सिवाय उसका उच्चारण नहीं होता, कोई अर्थ नहीं निकलता, उस वक्त वह जो बिंदी है ये निकल जाएगी और इस बिंदी का परिवर्तन म में होगा। अब यहाँ पर लिखा है शब्द संवाद, तो क्या होगा इसका विच्छेद, ये बिंदी निकाल दो, इसका परिवर्तन किसमें होगा, म में होगा। ये हो गया सम, यहाँ धन वाद, यानी कि ये हो गई व्यंजन संधि संवाद। बिंदी निकल गई, उस बिंदी का परिवर्तन म में हो गया, और धन वाद, आगे का शब्द आगे के वर्ण वैसे के वैसे लिखने, उससे हमें वह विच्छेद कर सकते हैं, व्यंजन संधि। यहाँ पर दिया गया उद्भव। अब कुछ अलग अलग यहाँ पर दिए गए शब्द है। आपको क्या बताया गया था, जब भी द आएगा तो क्या करेंगे,
त में परिवर्तन करेंगे उसका। उद्भव, अब जैसे वर्ण पहले वो लिखे हुए थे, कुछ शब्द हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखे गए, अब ये आ गया वांग्मय, तो क्या होगा इसका? आगे आइए, पहले हमने यहाँ पर शब्द लिखा था, क्या लिखा था? ये शब्द पहले लिखा हुआ था, यहाँ पर नहीं अभी। तो क्या होगा इसका? क। पांचवा, इसके बाद नासिका युक्त शब्द का उच्चारण हुआ है, इसलिए यह ग में उसका परिवर्तन होगा। और इसका विभाजन कैसे होता है? विच्छेद, वाक धन मय, वांग्मय। यहां पर अब त की जगह क्या लेना है? जब भी आधा त आएगा वह लुप्त हो जाएगा और वहां पर द का प्रयोग किया जाएगा। ये उसका तीसरा नियम है। बिंदी का समझ गए आप? जैसे यहां पर संवाद है, संवाद, बिंदी निकल गई। दूसरे कुछ उदाहरण देखेंगे हम यहां पर। संक्षेप, एक एक बात समझ लो। संक्षेप, यहां पर बिंदी है, ये बिंदी यहां से निकल जाएगी, इसका परिवर्तन किसमें होगा? स, बिंदी निकल गई, म, ये हलान, और उसके आगे क्षेप, यानी कि ये शब्द का निर्माण हो गया संक्षेप। ये बिंदी के जो कुछ शब्दों के उदाहरण है, कम थे इसलिए संक्षेप का उदाहरण आपके दिया, आपके सामने रखा। अब उसके बाद दूसरा उदाहरण दे सकते हैं हम बिंदी का, संसार। संसार ये शब्द है, इसका विच्छेद हमें करना है, तो क्या करेंगे हम? स लिखेंगे वैसे ही, बिंदी का परिवर्तन म में हो गया, पीछे हलान, धन सार, यानी कि ये हो गया संसार। यहां तक जो बिंदी लगाई है उस बिंदी का परिवर्तन म में होगा और उसका विच्छेद इस प्रकार से कर सकते हो। उसके बाद द का परिवर्तन त में होगा, और ये आपको पहले वर्ण लिखकर बताए गए हैं। वांग्मय शब्द पहले ही लिखा गया था। जब भी अनुनासिक शब्द होगा, नासिका युक्त वर्ण होगा, उसके पहले अगर कोई वर्ण है या विच्छेद करना है तो क्या करना होगा? इसका परिवर्तन पांचवें रूप में होगा। क ख ग ग, क ख ग ग ग य, यानी कि पांचवा जो है यह आएगा, यानी कि वांग्मय। इस प्रकार से यहाँ पर त दिया गया है। तीसरा इसका है द का त में परिवर्तन होगा, त का द में परिवर्तन होगा, यानी कि इस शब्द यहां पर क्या बनेगा? फिर अधिक थान, यानी कि उत्थान। यहां पर संक्षेप दिया गया है, समझो, सम धन क्षेप संक्षेप। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब ये कुछ उसके अगला नियम इसका है, जहां कहीं जिन शब्दों में स्थू, यहां पर लिख देते हैं हम, जब कभी ये इस वर्ण का प्रयोग होगा तो इसका परिवर्तन इस संयुक्त वर्ण में होगा। समझ में आता है? जब कभी शब्द में ये शब्द का प्रयोग होगा तो विच्छेद करते समय हमें उसकी जगह स्थ, इसका प्रयोग करना है। क्या आप समझ में आ गया होगा? नि, धन, स्थूर, ये हो गया निष्ठुर। यहां पर दिया गया अनुष्ठान, अनु, धन, स्थान, ये हो गया अनुष्ठान। अभी जैसे ऊपर उत्थान शब्द दिया गया था, हमने उसका विच्छेद कर दिया, उसी प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष, तो आ गया आधा, इसका क्या होगा? तद पुरुष, ये तत्पुरुष हो गया। संस्कार, ठीक है। अब यहां तक हो गया। हमने पहले देखा है कि बिंदी की जगह किसका प्रयोग करते हैं हम? म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर स आ गया, ये बिंदी का म लेंगे, और जहां पर भी आधा स आ जाता है, ये आधा स, ये इसमें यहां से लुप्त हो जाएगा। अगर जब ये आधा लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, नदारद हो जाएगा, ये नहीं लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? हम सिर्फ उसके बाद सम अधिक कार, संस्कार। यहां पर संस्करण है, आधा स लुप्त हो गया, समझो, ये स जैसे का वैसा हमने लिखा,
जो बिंदी है उसका परिवर्तन म में किया। उसके बाद जो बचा हुआ शब्द है ये करण, यहाँ पर हम करण लिखेंगे जिसका शब्द होता है संस्करण। इस प्रकार से व्यंजन संधि बनाते समय या व्यंजन संधि विच्छेद करते समय इन बातों को याद रखना है। इसी के साथ साथ कुछ और बातों की ओर भी ध्यान देना है। कौन सी बातें? जैसे समझो तो के बाद कोई ह शब्द आता है तो उसका ध में तद्धित वृद्धित इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो जाएगा। जैसे जैसे आप बहुत सारे उदाहरणों से संधि विच्छेद करोगे, संधि विग्रह करोगे, वैसे वैसे आपकी समझ में आ जाएगा। इतने नियमों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आप उदाहरण छोड़ेंगे या विच्छेद संधि विच्छेद करते जाओगे उस समय आपकी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से किस शब्दों में परिवर्तन होता है। और इसे बार बार देखने से, समझने से, अनेक उदाहरणों का विच्छेद करने से, शब्दों का विच्छेद करने से व्यंजन संधि आपकी समझ में आसानी से आ जाएगी। जहां जहां पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए उसे याद रखिए। इस प्रकार से संधि का दूसरा जो भाग है व्यंजन संधि यहाँ पर इस वीडियो में समाप्त होती है। धन्यवाद।